लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, ने बैंक के ग्रुप में सर डाला था तो उन्होंने न्यू लिंक सेंड किया है। डाउट ग्रुप के थ्रू ज्वाइन हुआ है सर। अच्छा, डाउट ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया P03 में। P03 पंजाब है ना आपका बेटा? पीबी। यस सर। ओके, ठीक है। तो आपने कैसे ज्वाइन किया रजविंदर? सर मैंने डाउट ग्रुप में डाला था फिजिक्स के, तो किसी ने लिंक सेंड किया था, उसके थ्रू ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट। ठीक है बेटा, मैंने टेक टीम को बोल दिया है, टेक टीम उसको देख लेगी। तो हाँ, बात करते हैं क्या कि कैसा रहा टेस्ट आपका, कितने बच्चों ने स्कोर किया? 80 तो मुझे लग रहा है सिर्फ मनदीप का आया, और किसी का 80 मार्क्स आया है क्या? कितना कितना मार्क्स आए बताओ? एफ गेमर तुम्हारे कितने मार्क्स आए फिजिक्स में? रजविंदर तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं बेटा फिजिक्स में? सर मेरे ना एक्चुअली प्री बोर्ड्स और टूर्नामेंट्स चल रहे थे, इसके लिए सर मैं इसके लिए अच्छा, आए कितने हैं? गुड इवनिंग सर। कितने मार्क्स आए तो बताइए मुझे, कुछ अंदाजा तो हो। तो मैंने दिया नहीं है। अच्छा, आपने दिया ही नहीं है। और ये बोर्ड चल रहे थे ना, तो सर कोई तैयारी नहीं हो पाई थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे बताओ भाई, आकाश, एफ गेमर, आर्यन, नेगी, अरमान, ये सारे बच्चों तुम लोग बताओ कितने मार्क्स आए। ठीक है, यासिर, सैयद, तुम्हारे कितने मार्क्स आए? जतिन, कार्तिक, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? महक के कितने मार्क्स आए बेटा? 71। 71। ओके, नाइस नाइस स्कोर। इट्स नाइस स्कोर। अगर आप 100 में 71 ला रहे हो तो नाइस स्कोर, ठीक है। बट गुड करने की कोशिश करो, 80 लाने की कोशिश करो, ठीक है। ओके पारस के सर। कितने? पारस के कितने? प्रदीप के कितने? श्रेया के कितने भाई? उत्कर्ष के कितने? और वैष्णवी के कितने? जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्योंकि मैं तो करूंगा एनालिसिस बच्चों के साथ, एग्जाम देकर छूटना नहीं है। कितने कितने आए भाई मार्क्स? एक तो तुम बेटा पहले अपना वो माइक ऑफ करो। एफ गेमर 65 आए पारस के, ठीक है। पेपर इतना खास था नहीं, बहुत आसान पेपर था, ठीक है। जासी सैयद के 75 आए, उत्कर्ष के 73 आए, और किसके कितने आए? कार्तिक के 74 आए। थोड़ा और अच्छा करो, पेपर बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन ठीक है, अच्छे मार्क्स है, नॉट बैड फ्रॉम माय साइड। ये नॉट बैड मार्क्स है, आपको इतना लाना चाहिए। इस अब इतना भी स्टैंडर्ड नहीं गिरा देना कि 70 से नीचे लाओ, 70 से ऊपर लाओ, 80 से ऊपर लाओ, ये कोशिश करो हमेशा लाने की लिए। बाकी लोग भी बताओ मार्क्स। हाँ नहीं, आई एम नॉट वेल, आई हैव फीवर। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं भाई। मार्क्स तो लोग ढंग से बता नहीं रहा, लेकिन मुझे समझ में आया है, नॉट बैड। लास्ट टाइम से तो थोड़ा सा तुम लोगों ने ठीक किया है, और अगली बार और अच्छा करना पड़ेगा। तो अब मुझे समझ में आ गया तुम लोगों को चाहिए क्या, उस हिसाब से हम क्लास करेंगे। तुम लोगों के साथ इम्पोर्टेंट इशू ये था कि तुम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जा रही है तो तुम लोग न्यूमेरिकल्स लगा दे रहे हो, और टेस्ट में अच्छा कर ले रहे हो। अब मुझे ये नहीं पता कि बच्चे टेस्ट में जेन्युइनली मार्क्स उतना स्कोर कर रहे हैं। कुछ बच्चों का तो मुझे पता होगा कि भाई कुछ बच्चे तो जेन्युइनली कर रहे होंगे, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि थोड़ा सा देख लेते हैं, तो वो सारे के सारे जेन्युइनली स्कोर कर रहे हैं, या
कुछ उनमें से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हिंट ले लेते हैं इंटरनेट से या अपनी नोटबुक से या जो प्रीवियस पढ़ाया गया या बुक से। तो ये मुझे पता नहीं है। जो असली टेस्ट होगा जब आप लोग का ऑफलाइन टेस्ट होगा तो उससे उससे पता चलेगा बेटर आप लोग का क्या मामला है। लेकिन जो भी है टेस्ट, जो भी आपके सामने अवेलेबल है तो ठीक है, उस हिसाब से तुम लोग जो कर रहे हो ठीक है, और इसी को थोड़ा सा और बढ़ा करके चलना है, सीखना है चीजें कैसे कैसे करना है। अभी जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि अ, ऐसा नहीं है कि मतलब इसी टाइप के पैटर्न के ही सवाल कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और अच्छा करना पड़ेगा। अब आज मैं बात करूं तो हम टेस्ट एनालिसिस करेंगे। आधा पेपर मैंने दूसरे बैच में करा रखा है और आधा पेपर आज मैं कराऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 तक का जो रिकॉर्डिंग है वो आप देखोगे और आप आज यहाँ से देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 से के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है और बताओगे। चलो, पहला क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, ए और बी पार्टिकल्स का नाम है, वो मूव कर रहे हैं कैसे, वेलोसिटी 20 की वेलोसिटी से और 30√2 की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एक मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा मूव कर रहा है 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। एक है 20 और एक है 30√2। ठीक है, एक की है 20 जो कि हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है, और एक की है 30 जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो क्या कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैथमेटिकली लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इसको मैं, वी बी माइनस वी ए। माइनस बी ए, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे वी का रिप्रेजेंटेशन करूँ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में तो क्या लिखूं। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का मतलब तुम लोग जान लो, दिमाग में बैठा लो, आई कैप जे कैप। अगर ये 20 की 20 आई कैप, 20 20, आई कैप। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो पहले तो हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, 30 की स्पीड से जा रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 30 cos 45 डिग्री। 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 30 cos 45 बोला ना आपने, cos 45 की वैल्यू कितनी है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, हेलो, चलो, हाँ 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप, cos 45 था क्या, 45 था। cos 45 की वैल्यू तुम लोगों को नहीं पता क्या सर, ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप, ओरिएंटेशन लैंडस्केप नहीं होता ना बेटा इसमें, ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का है ना, वो ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो। cos 45 की क्या वैल्यू होती है भाई, 1/√2। 1/√2, और ये आई कैप लग जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ, 30 sin 45 डिग्री। sin 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। 1/√2 जे कैप। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी को रिप्रेजेंट करूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो कैसे लिखूं मैं, 30/√2 आई कैप प्लस 30/√2 जे कैप। जे कैप। ठीक है, यही बोला उन्होंने। अब वीबी की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगी भाई, 30/√2 आई कैप प्लस 30/√2 जे कैप, माइनस का माइनस रख दो, वी की वैल्यू रख दो 20 आई कैप। करेक्ट है, ऐसे ही करना है। यस हाँ, बी से इसका, और ये 30√2 है। ठीक है, बच्चे ने बताया कि सर 30√2 है तो ये इसकी वैल्यू 30√2 है। तो अगर मैं यहाँ पर भी वैल्यू रखूंगा 30√2 आई कैप तो सॉल्व होकर के ये 30 आई कैप आता है, और यहाँ पर भी रखूंगा वैल्यू 30 नहीं है, 30√2 जे कैप रखूंगा तो यहाँ पे भी वैल्यू सॉल्व होकर के 30 जे कैप हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली अगर मैं लिखूंगा तो 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप हो जाएगा। ठीक है भाई, 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वीबी की वैल्यू रखता हूँ, वीबी की वैल्यू कितनी है, 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, माइनस का माइनस, वी ए की वैल्यू कितनी है, 20 आई कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे, 30 आई कैप माइनस 20 आई कैप, जल्दी जल्दी बताओ वेलोसिटी ऑफ 10 आई कैप प्लस 30 10 आई कैप प्लस ये 30 जे कैप। जे हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया आपका। तो 10 आई कैप प्लस 30 जे कैप जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 10 आई कैप प्लस
30 जे कैप, ये वाला 10 आई कैप प्लस 30 10 आई कैप प्लस 30 जे कैप आपका आ गया। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक बोर्ड जो है मूव कर रहा है रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी ऑफ v। अगर रिलेटिव टू वाटर बोला जाए तो इसका मतलब वो मैन का खुद का एफर्ट है, ठीक है। और नदी कैसे फ्लो कर रही है? नदी फ्लो कर रही है 2v के स्पीड से। तो कितने एंगल पर हमको करना चाहिए ताकि उसका ड्रिफ्ट मिनिमम। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, या मैंने शायद बोला भी हो आप लोगों को कि बेटा क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमा एंड मैक्स। अरे यार क्या है ये, सॉरी मोड। एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आप बेटर तरीके से पढ़ोगे मैथ्स में। इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन को दिया गया है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं विद वेरिएबल। किसी वेरिएबल के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं हम उसको। कोई भी एक वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल की जो वैल्यू होगी उसको हम 0 रख देंगे, ठीक है। अगर मुझे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जाननी है तो डिफरेंशियल की वैल्यू 0 रख देंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद वो वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में। क्या बात है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं सर? फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मैं बोल रहा हूँ कि y की मिनिमम वैल्यू बताओ या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो y की मिनिमम वैल्यू। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि सर मिनिमम वैल्यू निकलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, मिनिमा निकलेगा कि मैक्सिमम निकलेगा। तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मिनिमा पूछ रहा है कि मैक्सिमा पूछ रहा है, जो पूछेगा वही निकलेगा। इस क्वेश्चन में मिनिमम की बात हुई थी या मैंने मिनिमम की बात की है तो मिनिमा निकलेगा, अगर मैं मैक्सिमा की बात करता तो मैक्सिमा निकलेगा। बस इतना सा तुम लोगों को समझना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब इक्वेशन में सबसे पहले स्टेप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, अब y वेरिएबल कौन सा है भाई, यहाँ पे x है वेरिएबल, तो x के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 6x और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 2। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 0। स्टेप 2 में आप क्या करो, जो डिफरेंशिएशन है बेटा उसको आप 0 के इक्वल रख दो, यानी कि यहाँ पर 0 रख दो। 0 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू जो आपकी निकल जाएगी माइनस -3 1/3 होगी ना। यस सर। हाँ, -2 इज इक्वल्स टू 6x, x इज इक्वल्स टू -2/6 -1/3 हो जाए। अब उसके बाद स्टेप 3 में इस वैल्यू को डाल दो y की इक्वेशन में। इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू -1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, x की वैल्यू -1/3 कर दो और +5 कर दो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 1/3 और ये -2/3 +5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 +5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 15 - 1 14/3 ये y की मिनिमम वैल्यू होगी, y की मिनिमम वैल्यू होगी जो मुझे निकालना था शुरू में। ये स्टेप सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया कि फिर से समझाऊं ये कॉन्सेप्ट? सर आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऐसा है, एक बोट जो है वो चल रही है v वेलोसिटी से रिलेटिव टू रिवर, v वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि ये मैन का या बोट का अपना खुद का, मैन बोल लो, मैन समझ करके हमने पढ़ा था तो मैन बोल लो, बोट बोल लो, मैन ही बोलो तो क्योंकि तुमने मैन समझा था। तो इन्होंने बोला है कि मैन की जो वेलोसिटी है v है, नदी की वेलोसिटी 2v है, तो कितने एंगल पर होना चाहिए ताकि उसका ड्रिफ्ट क्या हो, मिनिमम। ठीक है, बात समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं बात करूं तो मैन का एफर्ट खुद का, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ मैन की जगह बोट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसी को हम बोलते हैं मैन का एफर्ट। और नदी की वेलोसिटी 2v है, और ये कुछ इस तरीके से नदी है, नदी की वेलोसिटी ऐसे 2v है। यहाँ बनाता हूँ, यहाँ से बनाते थे ना ऐसे, ये मैन की वेलोसिटी, मैन का एफर्ट, और ये नदी की वेलोसिटी, नदी का एफर्ट। एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, अब हमको पता है बेटा, अब हमको पता है कि ड्रिफ्ट क्या होता है भाई। ड्रिफ्ट हो जाएगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनटू टाइम। ठीक है, टाइम हमको पता था, टाइम की वैल्यू हमको पता था कि क्या होता था, डी अपॉन, बताओ फॉर्मूला टाइम का क्या होता था? डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। साइन थीटा होता था। ठीक है, वीएमआर मैन का एफर्ट था, तो मैन का एफर्ट हमको पता है वी है, तो मैं यहाँ पे वी डाल देता हूँ। अच्छा, एक्स ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बताओ। तो यू प्लस वी एम आर कॉस थीटा इंटू टी। वीएमआर कॉस थीटा इंटू टी, टी का मतलब डी अपॉन वी साइन थीटा। चलो, यू का मतलब नदी की वेलोसिटी, नदी की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 2v। 2v, प्लस की जगह प्लस, वीएमआर मैन का एफर्ट, मैन का एफर्ट कितना है? वी कॉस थीटा इंटू डी अपॉन, और v साइन थीटा हमने टाइम निकाल रखा है, v साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं इसको d अपॉन वी साइन थीटा को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2d अपॉन साइन थीटा बचेगा। प्लस अब मैं दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर से v नीचे से v कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा और d बचेगा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है cot थीटा और d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। समझ में आई बात क्या? यस सर। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है भाई, डी एक कांस्टेंट है, नदी की चौड़ाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, एंगल, वो किस एंगल पर चले कि इस एक्स की वैल्यू, ड्रिफ्ट की वैल्यू 0। तो पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वही यूज करना है कि सबसे पहले इक्वेशन को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। पहले मैं इक्वेशन को थोड़ा सा और प्रॉपरली लिख लूँ, 2d 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी। सही लिखा क्या? यस सर। चलो डिफरेंशिएट करो, डी एक्स अपॉन डी थीटा, 2d को 2d, कॉसेक थीटा का याद है क्या किसी को डिफरेंशिएशन? याद है क्या? चलो नहीं याद है, बोलो नहीं याद है, तो नहीं याद रहा तो बताया करो। कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, और डी तो कांस्टेंट है अपनी जगह आ जाएगा। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद ये, अब आप लोग कहोगे सर हमने तो पढ़ा नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल तो नहीं है। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाता है, और क्या बचा? टेन कॉट सेक, सेक का सेक एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉसेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा अपने आप। अब इस डिफरेंशिएशन को 0 रखो, और आपका क्या बचा? माइनस 2d कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, उधर भेजेंगे तो प्लस डी कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर माइनस 2d कोसेक थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा। करेक्ट है बात यहाँ तक? अब यहाँ से एक पावर और एक कॉसेक कट जाएगा, समझ में आ रहा है? चलो, यस सर। हाँ, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, माइनस 2d कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। इधर से d कैंसिल कर दो, इधर से साइन थीटा कैंसिल कर दो, यहाँ 1 बचा, माइनस 2 कॉस थीटा बचा। अब माइनस 2 1 अपॉन माइनस 2 उधर भेज दोगे तो ये माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस की किस वैल्यू पे, कॉस की किस वैल्यू पे, कॉस के किस एंगल पे वैल्यू माइनस 1/2 आती है? 60 कॉस के कॉस 60 पे 1/2 आती है, माइनस वाली वैल्यू निकालने का तरीका बताया था, क्या कितने पे आएगी? -60 माइनस 180 माइनस 60,
हाँ, तो ऐसे निकालने का तरीका होता है 180 माइनस 60 पे 1/2 आती है, नेगेटिव वाली निकालना है तो 180 माइनस 60 कर दो तो कॉस थीटा हो जाएगा। 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 120 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 120 डिग्री होती है। 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पर क्या होगा? ये जो पूछ रहे हैं मिनिमम ड्रिफ्ट वो आ जाएगा जैसा उन्होंने हमसे बोला है 120 डिग्री पर। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। चलो, 2 balls आर, क्वेश्चन है कि भैया 2 balls प्रोजेक्ट की जा रही हैं एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द ग्राउंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी थ्रू आउट द मोशन और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? कोई बताओ। वेलोसिटी सेम होगी। सेम होगी। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट जिसको यू स्पीड से 30 डिग्री पर, रेड वाला शायद दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंका 30 डिग्री पर और दूसरे को भी फेंका यू स्पीड से, लेकिन कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। इसको भी हमने यू से फेंका। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है कि जब हमने फेंका तो इसकी भी वेलोसिटी यू थी, इसकी भी वेलोसिटी यू थी। दोनों की वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी थी भाई? यू थी। कंपोनेंट्स में बात नहीं कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में बात करोगे तो भी वही बात पड़ेगी। एक्चुअल में इनकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी? यू थी। तो इनिशियल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इस बॉडी का नाम ए दे दो, इसका नाम ए दे दो, इस वाले का नाम ए दे दो और इस वाले का नाम बी दे दो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी शुरू में जब फेंका जा रहा है तो इसकी भी यू है और इसकी भी यू है। तो यू माइनस यू, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है इसकी? यू। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? यू। एक्चुअल से मतलब क्या? एक्चुअल से मतलब कि ना उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो नेट रिजल्ट है वो यू है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो नेट रिजल्ट है वो यू है। यानी कि इसकी डायरेक्ट जो वेलोसिटी है, जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो शुरू में कितनी है? यू है। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? ठीक है, तो u माइनस यू जीरो शुरू में यू। अब उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि दोनों पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इसके ऊपर भी, ए बॉडी पर भी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है और इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात मैं करूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसकी भी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी, इसकी भी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी। सॉल्व करेंगे तो जीरो। तो हुआ क्या कि इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है भाई? जीरो है। तो ना ही अगर मैं कोई भी बात करूं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा रखा था कि ये इक्वेशन, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो रिलेटिव मोशन में चेंज हो जाती है। यहाँ पर v ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, u ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। और टाइम तो रिलेटिव नहीं होता, टाइम तो सभी के लिए सेम होता है। याद आ रही बात क्या? यस सर। ए बी मुझे पता करना है, पता नहीं किसी रैंडम टाइम टी पे, किसी रैंडम टाइम। यू ए बी कितना है भाई? शुरू में वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? रिलेटिव एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन, पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी ही लग रहा है और कहीं भी नहीं लग रहा है, किसी टाइप का कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है और वो भी रिलेटिव। अगर मैं निकालूं रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो वो जीरो आ रहा है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमेशा थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द मोशन जीरो। अब कोई भी टाइम हो, 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, मान लो 4 सेकंड पे बात कर रहा हूँ, तो v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगा? जीरो। अगर तुम 3 सेकंड पे बात करोगे तो भी, अगर तुम 2 सेकंड पे बात करोगे तो भी, 6 सेकंड, किसी भी टाइम पे बात कर लो तुम, हर जगह ये क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी इसकी जीरो आएगी। बात समझ में आएगी क्या? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर हमने इक्वेशंस और क्वेश्चंस जो आपको पढ़ा रखा था उसका यूज किया है कि भैया शुरू में रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, तो इक्वेशन हमने रखा कि किस पॉइंट में ज्यादा होगी, किस पॉइंट पे कम होगी, तो वो तो हर टाइम पे जीरो ही आ रहा है। तो शुरू से लेकर के सेम ही रहेगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। रिलेटिव वेलोसिटी शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होगा? जीरो होगा। अब पूछा क्या? रिलेटिव वेलोसिटी इज सेम थ्रू आउट
मोशन। शुरू में भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो थी, किसी भी पॉइंट पर जीरो, किसी भी पॉइंट पर जीरो, किसी भी टाइम पर जीरो, हमेशा जीरो। इस वजह से रिलेटिव वेलोसिटी सेम, हर जगह जीरो 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 ही आ रहा है, तो हर जगह सेम 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 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये आपको क्लास में करवाया था। इसमें क्या करना है बताओ? इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए है जो इसकी पोजीशन 2i + 3j, दूसरी ऑब्जेक्ट बी है जिसकी पोजीशन 5i + 7j है। अगर पार्टिकल ए 3i + 5j की स्पीड से चलना शुरू कर दे और पार्टिकल बी जो है 2i - j की स्पीड से चलना शुरू कर दे, तो क्या ये दोनों टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? ये क्वेश्चन कराया था क्या मैंने क्लास में? Yes, sir. हाँ, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन 2i + 3j है और 5i + 7j है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कराया था कि अगर एक पार्टिकल जिसका ए नाम है, इनिशियल पोजीशन 2i + 3j है और वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? इसकी वेलोसिटी दे रखी है हमको 5i + 7j। नहीं, वेलोसिटी 3i + 5j है, 3i + 5j। तो ये 3i + 5j की स्पीड से जा रहा है, पता नहीं किधर जा रहा है लेकिन जा रहा है। दूसरा पार्टिकल की बात करूं मैं तो उसकी पोजीशन है 5i + 7j और वेलोसिटी है 2i - j। 5i + 7j और 2i - j, 5i + 7j और इसकी वेलोसिटी है 2i - 7j, यानी कि 5i + 7j और 2i - j, 2i - j कुछ इस तरीके से। भाई 2i ये हो जाएगा, -7j -j ये हो जाएगा, तो डायरेक्शन इधर ही कहीं होगी, तो इस वजह से मैंने ये डायरेक्शन बनाया है। और इसका 3i इधर हो जाएगा और 5j इधर हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब डायग्राम से भी मुझे देख के लग रहा है कि ये कभी जिंदगी मिलने वाले नहीं है, लेकिन चलो हम फिर भी कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं से होते हुए आकर के मिल जाएंगे। मान लो ये ऐसे मूव किया और ये पता नहीं कैसे मूव करके यहाँ पे आकर के मिल गए, मान लो। तो जब ये मिल जाएंगे तो दोनों की फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? ए की फाइनल पोजीशन और बी की फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? सेम हो जाएगी। Same हो जाएगी। फाइनल पोजीशन क्या होता है आपको पता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फाइनल पोजीशन हो जाएगा। ये बात याद आ रही है? Yes, sir. तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें इसकी ए की इनिशियल पोजीशन लिखूंगा और ए का डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। उसी तरीके से बी की इनिशियल पोजीशन लिखूंगा और बी का डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। बी, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो? इनिशियल पोजीशन ए का दे रखा है 2i + 3j लिख दिया मैंने, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लेते हैं यहाँ से और ये यहाँ से यहाँ तक आने में इनको टी टाइम लगा है, इसको भी टी टाइम लगा है और इसको भी सेम टी टाइम लगा है, तभी तो मैच करेंगे। अगर अलग टाइम लगेगा तो कैसे मैच करेंगे? और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट। Yes, sir. पहले वाले की वेलोसिटी है 3i + 5j। देखो डेटा में मैच कर लो एक मिनट। पहले वाले की 3i 5j और 2i - j, हाँ ठीक है। पहले वाली की वेलोसिटी है 3 5j और टाइम मान लेते हैं कितना है? टी। तो ये 3i + 5j और टाइम लग रहा है टी। उसी तरीके से दूसरे वाले की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कितनी थी? इनिशियल पोजीशन थी 5i + 7j और 5i + 7j। एक मिनट इधर लिखता हूँ मैं। इसकी थी पोजीशन 5i + 7j और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, वेलोसिटी थी उसकी 2i - j, ठीक है, 2i - j। तो 2i - j इंटू टाइम t। बस अब सॉल्व कर लो। अब ये t इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3i cap t. हाँ ये वाला, हाँ ये 2i कैप और ये 3t i कैप जुड़ करके क्या हो जाएगा? 2 + 3t i कैप, करेक्ट। अब ये Yes, 3j कैप और ये 5tj कैप, ये t जाके मल्टीप्लाई होगा 5t हो जाएगा और ये 3j 5tj, तो एड अप होकर के 3 + 5t। हाँ, अब यहाँ पे 5i कैप है और t इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो जाएगा, तो 5 + 2t i कैप हो जाएगा। इधर ये 7j है और ये इधर मल्टीप्लाई होगा -j, तो 7 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -tj कैप, 7j कैप - tj कैप, तो ये हो जाएगा 7 - tj कैप।
अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो इसका x वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए और इसका y वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। इसका x वाला कंपोनेंट है 2 + 3t, इसका है 5 + 2t। तो x कंपोनेंट की बात करें तो ये 2 + 3t है और इसका राइट साइड वाले का 5 + 2t है, 5 + 2t है। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो ये 3t 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं j वाले कंपोनेंट की बात करूं बेटा तो यहाँ पे 3 + 5t और 7 - t है, 3 + 5t और 7 - t, 3 + 5t और ये 7 - t, ठीक है। अब ये -t इधर जाएगा तो ये 6t हो जाएगा, 5t + t 6t और 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। t की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। टाइम, हाँ डिफरेंट वैल्यू आ रही है टाइम की, मतलब ये दोनों मैच करेंगे, कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। करेंगे। बेटा माइक ऑफ करो। हाँ बेटा पूछो, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बात हो पूछो। थीटा 120 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड आर्यन, शाबाश। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है कि अच्छा तो इसमें नो दे विल नॉट कोलाइड, दे विल नॉट कोलाइड, साफ साफ हमको समझ में आ जा रहा है कि ये कोलाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन सही था। अब उसका मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 की स्पीड से और उसको जो बारिश है वो दिख रही है कि भैया परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड बह रही है बारिश, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड बह रही है। उसको जो दिख रहा है यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात हो रही है कि वो जो बारिश दिख रही है ना बेटा वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड दिख रही है। अच्छा ठीक है, उसको जो बारिश दिख रही है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड दिख रही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी होगी वेलोसिटी ऑफ रेन। चलो इसके लिए मैंने तुमको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया था कि भाई ये चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 ये था, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक पर्सन जो है वो जा रहा है एक्चुअल में राइट साइड 5 आई कैप। हमको पता है कि हमको चाहिए रहता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वीआरएम चाहिए रहता है जिसमें वीआर माइनस वीएम होता है। तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड करते हैं माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐड करते हैं, तो हमको माइनस वीएम चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कि मैन की वेलोसिटी को सब पलट देते हैं -5 आई कैप। ठीक है, बात सही है यहाँ तक? यस सर। अब जब ये ऐसे दौड़ रहा है तो उसको जो वेलोसिटी दिख रही है रेन को, जो रेन जो दिख रही है मैन की, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड दिख रही है। और ये आपको पता था कि यहाँ बनाते थे वेलोसिटी ऑफ रेन बनाते थे ऐसे, तो ये क्या था, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन था। याद आ रहा है कि फिर से बताऊं? यस सर आ रहा है याद। ऐसे बताया था ना कि भैया ऐसे बना लेना और राइट साइड में तुम वेलोसिटी ऑफ रेन बनाना और इधर लेफ्ट साइड में वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमने क्या किया है, इस वेलोसिटी ऑफ रेन के हेड पर -vm का टेल जोड़ा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन में हमने ऐड किया है -vm, जो कि हमारा क्या बन जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम मान लेते हैं क्योंकि आंसर ना बड़ा अजीब से दिए हुए, अजीब पैटर्न पे दिए हुए, तो उस हिसाब से मैं तुमको समझा रहा हूँ कि ऐसे केसेस में क्या करना है। आप मान लो कि इसकी जो वेलोसिटी ऑफ रेन, जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप है और यहाँ पे वी आर एम आप निकाल लो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको नहीं पता है वो कितनी है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, और यहाँ पर प्लस रखो और यहाँ पर -vm की वैल्यू कितनी है, -5 आई कैप है। करेक्ट है बात? Yes. यस सर। अच्छा वीआरएम देखो अब यहाँ पे ए आई कैप है और -5 आई कैप है, एक साथ कर लोगे तो a -5 आई कैप हो जाएगा और ये बी जे कैप है और ये बी जे कैप। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे कि जो भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सीधे सीधे नीचे की तरफ जाते हुए दिख रही है, यानी कि अगर मैं इसका वेक्टर लिखूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो उसमें आई कैप आएगा कि नहीं आएगा? वीआरएम का अगर मैं लिखूंगा वेक्टर तो इसमें आई कैप का कोई वैल्यू आएगी कि आई कैप की वैल्यू 0 रहेगी? सर आई कैप की वैल्यू 0 रहेगी। हाँ नहीं आएगा, क्योंकि भाई डायरेक्टली परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिंस वीआरएम इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड
इट्स आई कॉम्पोनेंट इज जीरो। तो इसका आई कॉम्पोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो, इज जीरो। तो इसका वीआरएम का आई कॉम्पोनेंट यानी कि a-5 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। करेक्ट है बात? Yes. Yes, sir. ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। करेक्ट है बात? Yes. तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो था हमारा ए आई कैप था, ए की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी? 5 आई कैप। बी जे कैप पता नहीं कितना है, नहीं पता हमको। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आई वाला कैप जो है वो 5 आ रहा है, +5 आ रहा है। तो हमने ऑप्शंस पर ध्यान दिया। अब ऑप्शन से जब आपने ध्यान दिया तो यहाँ पे आई की वैल्यू -1 है, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू -5 है। ये वो ऑप्शन है जिसमें आई कैप जो आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो आ रहा है, इसका एक आई कॉम्पोनेंट जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। करेक्ट है बात यहाँ पर? Yes, sir. थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल था, नहीं बस करने का नजरिया थोड़ा सा आपको देखना था कि करना किस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अ मैन, ये तो क्वेश्चन आसान है। अ मैन क्रॉस, कहाँ गया ये? हाँ, अ मैन क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ d इन मिनिमम टाइम t ऑन इंक्रीजिंग रिवर वेलोसिटी मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर बाय मैन विल रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा है कि नदी की चौड़ाई d है और इसको क्रॉस करने का मिनिमम टाइम t है। अगर मैं नदी की वेलोसिटी को बढ़ा देता हूँ, रिवर की वेलोसिटी को बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा कि जो टाइम है, मिनिमम टाइम है, वो चेंज नहीं होगा। जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, जितना अभी था उतना ही बाद में होगा। तो बड़ी अच्छी बात कही है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो जो टाइम का फॉर्मूला था वो था d/v/mr। कितना था? Sin theta. sin थीटा। बेटा देखो d तो कांस्टेंट है, ठीक है। वीएमआर क्या होता है? ये मैन का एफर्ट होता है। वीएमआर क्या होता है? मैन का एफर्ट होता है। तो तुम नदी की स्पीड कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैन के अपने एफर्ट से फर्क पड़ता है टाइम कितना। और साइन थीटा तो वो मैन कितने एंगल पर चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तुम नदी की स्पीड को घटाओगे बढ़ाओगे उससे मतलब नहीं है। जो वीएमआर है वो मैन का एफर्ट है, वो अपनी बॉडी से लगाता है, और उसकी बॉडी से लगाया हुआ एफर्ट नदी की स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तुम घटाओ नदी की स्पीड चाहे बढ़ाओ, मैन का अपना एफर्ट जो है वो पहले भी वही, बाद में भी वही। चाहे नदी की स्पीड बढ़ा दिया तब भी वही, चाहे नदी की स्पीड घटा दिया तब भी वही। थीटा वो अपने चॉइस से जितना मन करता है वो, और डी तो कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन में जो टाइम का रिलेशन है उसमें नदी की स्पीड का कोई भी रोल है कि नहीं है? No, sir. हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर इज परपेंडिकुलर टू द विड्थ ऑफ रिवर। जो नदी की वेलोसिटी है वो नदी की चौड़ाई से परपेंडिकुलर है। सो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो नदी है ना, ऐसे नदी है और ये नदी की चौड़ाई d है, नदी की वेलोसिटी क्या है? तो अगर हम बात करें कि मैन को इधर की तरफ तैर करके जाना है, तो नदी की वेलोसिटी कितना भी घटा दो, कितना भी बढ़ा दो, वो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ये इसके वर्टिकल मोशन में टाइम को घटाना या टाइम को बढ़ाना या वेलोसिटी को घटाना या वेलोसिटी को बढ़ाने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ नदी की स्पीड हॉरिजॉन्टल मोशन यानी कि ड्रिफ्ट में इंक्रीज या ड्रिफ्ट या हॉरिजॉन्टल जो भी चीज है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। परपेंडिकुलर में कोई भी चेंज या किसी तरीके से कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज परपेंडिकुलर टू विड्थ ऑफ रिवर, सो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जितना टाइम लग रहा है वो इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज परपेंडिकुलर टू विड्थ ऑफ रिवर, सो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। बात समझ में आई क्या? ये नहीं समझ में आई? स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका अगर हम बात करेंगे तो। अब यहाँ वाले क्वेश्चन में देखो कि तुम लोगों का ये वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया गया। इन हार्बर, हार्बर बोलते हैं एक बड़ी नाव को। हवा बह रही है कितनी की स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा बह रही है। और जो फ्लैग है उसके मास्ट पर, ये नदी बोट होती है, ये इसका मास्ट कहलाता है। इस पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, ये इस पर झंडा लगा हुआ है। बड़ी नाव का ऐसे रहता है, ये इसका लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये इसका मास्ट कहलाता है। थोड़ा सा आगे हिस्सा ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे। तो ने बोला है कि 72 की स्पीड से बह रही है, और उसके बाद क्या बोला है, और उसके बाद बोला है कि बोट एंकर्ड इन द हार्बर
फ्लटर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, तो जो झंडा है ना वो किस साइड की तरफ फ्लटर्ड है, किस साइड की तरफ उसकी डायरेक्शन है? झंडा जो बह रहा है बेटा वो इस डायरेक्शन में उसका फ्लटर कर रहा है, इस डायरेक्शन में उसका मुड़ाव है, यानी कि हवा की स्पीड इसी डायरेक्शन में रही होगी। तभी तो, तभी क्या हुआ होगा कि झंडे का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये होगा नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट लिखा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगा बेटा? ये एंगल अगर ये 45, अगर नहीं दिया हुआ है तो बिल्कुल मिड में मान करके 45 मान लेंगे हम। हवा की डायरेक्शन हमको पता चल गई कि नॉर्थ ईस्ट में 45। अच्छा, और हवा की स्पीड भी बताया हमको कितना है बेटा? 72, कि हार्बर विंड इज ब्लोइंग 72। अच्छा, तो ये नदी की बात करूं तो इसकी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और डायरेक्शन भी पता चल गई कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे। अब जो बोट है वो तैरना, मूव करना शुरू करती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन नॉर्थ की तरफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन मास्ट ऑफ द बोट? आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताना है मास्ट ऑफ द बोट पर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताना है भाई, ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अब बात करते हैं कि हवा तो हमने समझ लिया कि हवा चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने पर? 45 डिग्री पर चल रही है। करेक्ट है बात? Yes, sir. हाँ। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने? आगे बोला इन्होंने कि भाई ऐसा है कि 72 की स्पीड से चल रही है बोट, एंकर्ड है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर अब जो बोट है वो चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताना है मास्ट ऑफ बोट पे। आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताना है भाई मास्ट ऑफ बोट पर, ठीक है? तो नदी जो है ये था हवा की डायरेक्शन, और जो आपका बोट है, ये बोट है वो चल रही है किधर? नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है, और वो कितने की स्पीड से चल रही है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है? और ये विंड की डायरेक्शन, तो इसको मैं वी डब्ल्यू लिख देता हूँ 72 किलो, और ये मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से बताना कैसे लिखूं? 5 cos theta. ये तो सीधे सीधे वाई एक्सिस में जा रहा है ना बेटा, सीधे सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। तो सीधे सीधे 5j कैप हो जाएगा। इसका बताओ, वेलोसिटी ऑफ विंड का बताओ। इसका अगर स्पीड 72 है और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 72 cos 45 degree. 72 cos 45 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और आई कैप, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 72 by root j cap. Root बाय j. जी कैप हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अच्छा, 2 मिनट दो जरा मुझे। चलो कोशिश करो तुम लोग, इसमें तुम लोग करो, देखो क्या कर सकते हो। 2 मिनट दो मुझे।
हो गया? सेवेंटी टू रूट टू आई कैप, अरे वाह शाबाश। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सर ये बोट की 5 किलोमीटर नहीं 51 है। बोट की 51 है तो 51 लिख देंगे, 51 कर लिया भाई। यहाँ पे बोट वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, 51 जे कैप हो गई। अब करना क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है उस हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग इतने 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। बोट के मास्ट पर, यानी कि बोट के रिस्पेक्ट में, बोट के मास्ट का मतलब होता है बोट के नजर से, बोट के पर्सपेक्टिव में, बोट के नजर से, दृष्टिकोण से आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताना है। डायरेक्शन ऑफ फ्लैग का मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड बताना है, क्योंकि पीछे हमने क्या देखा था कि जिस डायरेक्शन में फ्लैग था उसी डायरेक्शन में विंड माना था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे कि जिस डायरेक्शन में फ्लैग दिख रहा है उसी डायरेक्शन में हम विंड की स्पीड को समझेंगे, कि जो डायरेक्शन होगी फ्लैग की वही डायरेक्शन होगी विंड की। बात समझ में आ रही क्या? क्या कह यस रहे सर। हैं? हाँ, तो लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, बोट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, बोट के मास्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि झंडे की डायरेक्शन पूछ रहा है। झंडे के डायरेक्शन का मतलब विंड की डायरेक्शन पूछ रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट, बोट के मास्ट के रिस्पेक्ट। तो मैथमेटिकली मैं इसको लिखूंगा वी डब्ल्यू माइनस वी बी। चलो, वी डब्ल्यू तुमने बता दिया कि भैया 72 अपॉन रूट टू आई कैप है, प्लस 72 अपॉन रूट टू जे कैप है, माइनस को माइनस, वी भी आपको पता है कितना है, 51 जे कैप है। अब उसके बाद मैं देखूंगा कि 72 अपॉन रूट टू आई कैप तो आ गया, और ये जे कैप और जे कैप ये एक साथ हो जाएगा, 72 बाई रूट टू माइनस 51 जे कैप हो जाएगा। अब देखो आंसर हमारा कुछ भी आए, आपको वेबिनार में ये भी बताया था कि आपको आंसर्स के ऑप्शंस पे जरूर नजर मारना चाहिए कि वो किस फॉर्मेट में आंसर पूछ रहा है। तो जो बच्चा यहाँ तक करके परेशान हो जाएगा कि मेरा तो आंसर आ ही नहीं रहा है, तो वो गड़बड़ कर देगा। आंसर दे रहा है कि सिर्फ जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से कितनी डायरेक्शन है, या वो ईस्ट से, वेस्ट से 36 रूट 2 है, वेस्ट से 36 38 रूट 2 है, ईस्ट से 36 रूट 2 है, और ईस्ट से 38 रूट 2 है। ईस्ट और वेस्ट क्या होते हैं बेटा, अगर आपको पता हो, जो सभी को पता होगा, कि ये वाला होता है ईस्ट, ये वाला होता है वेस्ट, ये वाला होता है नॉर्थ, और ये वाला होता है साउथ। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि 72 अपॉन रूट टू आई कैप आ रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है कि जो भी वैल्यू होगी वो इसकी इस आई कैप का मतलब कि ये ईस्ट से आ रहा है। अगर ये माइनस आई कैप होता ना बेटा तो ये वेस्ट से हो जाता, अगर ये जे कैप होता तो ये नॉर्थ से होता, और अगर ये माइनस जे कैप होता तो साउथ से होता। तो जो पूछ रहे हैं उसका रिजल्ट जो आया है फाइनली वो 72 बाई रूट टू आई कैप आया है। आई कैप का मतलब किस डायरेक्शन से, ईस्ट से कि वेस्ट से कि नॉर्थ से कि साउथ से। तो आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ईस्ट से। और तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूं तो 72, एक मिनट, 72 अपॉन रूट टू आई कैप बता रहा है ये ईस्ट से। 72 अपॉन रूट टू को थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, ये भी बताया था सॉल्व करना कि भाई रूट टू से नीचे रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 72 रूट टू हो जाएगा, नीचे रूट टू हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 36 रूट टू आई कैप। यानी कि आई कैप बता रहा है कि ईस्ट से है और 36 रूट टू, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 36 रूट टू ईस्ट हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ऑप्शंस देखोगे तो हो जाएगा 36 रूट टू ईस्ट से ये बात कर रहे थे। बात समझ में आई क्या? जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 20 बाद में कराएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 21 कराएंगे। और आप लोग आसानी से बता सकते हो कि अगर ये 4 ग्राम, अगर ये 4 किलोग्राम का है तो बी की रीडिंग और ए की रीडिंग कितनी आएगी, किलोग्राम में कितनी रीडिंग आएगी? ये तो कराया था क्वेश्चन, सर 4 और ही किलोग्राम में आएगी, है ना? ये आपको कराया था। इसको नहीं पता है तो देख लो कि अगर ये पहली स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है और ये भैया रेस्ट में है, 4 किलोग्राम इसका है, तो अब इस स्प्रिंग पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। एक स्प्रिंग पर अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस के एक्स लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी लगेगा। एम जी कितना है आपका 40 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करोगे माइनस के एक्स बराबर 40 न्यूटन, तो स्प्रिंग फोर्स आ गया, एफ के एक्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स 40 न्यूटन आ गया।
और ये बी की रीडिंग आ गई। पूछा क्या है, रीडिंग ए की। ए पे बात करें तो भैया इसका अपना खुद का 40 न्यूटन का फोर्स है, तो ये इस ए वाले पर फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 न्यूटन का, और इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस के एक्स। तो ए पर की बात करूं तो माइनस के एक्स बराबर कितना हो गया भैया, 40 न्यूटन। तो इसका स्प्रिंग फोर्स जो आ गया वो कितना आ गया, 40 न्यूटन। किलोग्राम में बात करूंगा तो वापस से 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कराया है मैंने क्वेश्चन। सर टेस्ट में बेटा जब आवाज हम नहीं आ रही। न्यूमेरिकल करते हैं ना तो हेलो हाँ बेटा बोलो फिर से। सर, जब हम टेस्ट में न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो उनमें ऐसा यूनिट लिखने की ऑप्शन नहीं होती। सर शायद हमारा वहाँ पे ना गलत हो जाता है, अगर हम ऐसा यूनिट नहीं लिखते तो सर हम उसमें क्या करें? अच्छा, ऐसा यूनिट की ऑप्शन लिखने की नहीं होती है, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला जाता है कि किस में बाप पूछ रहा है, किलोग्राम में पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ अपना वैल्यू 4 पुट करना है। ऐसा यूनिट वो ऑलरेडी क्वेश्चन में है किलोग्राम, आप जब पुट करोगे तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो गलत कैसे होगा इसमें, गलत क्या होगा? ऐसा ओके यूनिट सर। तो सर क्वेश्चंस में बताई नहीं होती ना सर साथ में। हाँ, तो आप एक काम क्या करो, तो आप ऐसा कभी केस आए तो ग्रुप में भेज दिया करो, ठीक है, कि इसमें ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, उसको भेज दिया करो। पर जनरली तो ऐसे लिखा रहता है कि भैया किलोग्राम में बताओ, मीटर पर सेकंड में बताओ। कभी नहीं आए तो आप अपना ऐसा यूनिट के हिसाब से आंसर या तो डाल दो या तो ग्रुप में पूछ दो कि ये सर ऐसे है, इसमें क्या करें, ठीक है। ओके हाँ, सर, थैंक यू। अब यहाँ पे देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे तुम लोग खुद डायरेक्ट बता सकते हो, कार बी जो जा रहा है बेटा वो 50 की स्पीड से जा रहा है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कोई मुझे बता सकता है क्या कि अगर ये 50 की स्पीड से जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसका कितना हो जाएगा? क्या लिखूं? वेलोसिटी ऑफ भी 50 किलोमीटर पर आवर है, डायग्राम से दिख रहा है, और डायग्राम में उन्होंने बना रखा है डाउनवर्ड जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तुम लोग को नहीं पता क्या है? जब भी मैं बोलूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में बताओ, क्या लिखूं कार बी की स्पीड को, अगर ये 50 है तो? -50 जी क्या? -50 जे कैप। हाँ, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जे कैप। कार ए जो है इधर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कार ए की स्पीड जो है बेटा 120 है, तो कैसे लिखो? -20 माइनस आई 120 आई कैप, ठीक है, -120। पूछा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वी बी माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है, -50 जे कैप, जे का माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है, -120। -120 आई का वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 आई कैप और ये -50 जे कैप। -50 जे का। हाँ, तो ये आपने वीबीए निकाल लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में निकाल लिया। क्या निकाला क्वेश्चन नंबर 22 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपने निकाला 120 आई कैप -50 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं? जब आई कैप जे कैप पता है तो बहुत आसानी से निकलता है, बताओ। √520 स्क्वायर 120 स्क्वायर 120 स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर, 50 स्क्वायर 120 का स्क्वायर जो हो जाएगा 14400 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2500 हो जाएगा, एड अप होकर के कितना हो जाएगा 16900 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, 13 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 130 मीटर। 130। हाँ यस ठीक है, तो ये आपका 130 आंसर आप पुट कर दोगे यहाँ पर, कि यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है वो 130 मीटर पर सेकंड है। सॉल्व करने के विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, पहले आसान वाले करवा लें। अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। ये 4m है, ये 2m है, एफ से फेंका, एफ से खींचा जा रहा है, और एफ बाई 2m है, 2m है क्या, एफ बाई एक्स एम है, तो एक्स की वैल्यू निकालना, 4m 2m और एफ बाई एक्स एम, ठीक है, 4m 2m, 4m 2m। चलो ऐसे ब्लॉक है,
ये ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कनेक्ट है, ये 2m है और ये 4m है, और ये इधर से ऐसे गया है, इधर से ऐसे गया है और ऐसे है। आई गेस मैंने सही बना रहा हूँ, अगर मैं सही नहीं बना रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सही तो बनाया हूँ, एफ से खींचा जा रहा है, ठीक है, और इसको एफ से खींचा जा रहा है। चलो कंस्ट्रेंट मोशन लगाओ, इसको सेक्शंस में बांटो। आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन L1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन L2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन L3 हो जाएगा। अब जो भी वेलोसिटी इस ब्लॉक ए की होगी या एक्सेलरेशन जो भी होगा, ए एक्सेलरेशन मान ले रहा हूँ, क्योंकि पुली इस ब्लॉक से कनेक्टेड है तो इस पुली का भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन मैं मान ले रहा हूँ ए बी, क्योंकि ये वाली पुली इस ब्लॉक बी से कनेक्टेड है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए बी हो जाएगा। बात समझ में आई तुम लोग को? यस सर। हाँ, अगर कहोगे तो डायग्राम बड़ा बना देंगे हम। चलो अब यहाँ पर भाई .1 ले लो, यहाँ पे .2 ले लो, यहाँ पे .3 ले लो, अगर यहाँ पे .4 ले लो, यहाँ पे .5 ले लो और यहाँ पे .6 ले लो। .1 वो तो कनेक्टेड है जमीन के साथ, फिक्स्ड वैल्यू पर है, तो .1 की कोई भी एक्सेलरेशन नहीं। .2 की बात करूं तो .2 जो है पुली के साथ राइट साइड में जा रहा है, तो वो L1 सेक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज। तो प्लस, अब चूंकि .2 ए ब्लॉक से कनेक्टेड है तो उसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, तो ए हो गया। .3 का भी बात करूं तो बाकी सब पॉइंट को फ्रीज कर दो, 3 जो है पुली के साथ साथ राइट साइड में जाएगा, 4 अपनी जगह पे रहेगा, तो L2 को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, तो ए आ गया। अब उसके बाद .4 की बात करूं, ब्लॉक के साथ राइट साइड में जा रहा है, .3 को फ्रीज कर दो, बाकी सबको भी फ्रीज कर दो, तो .4 L2 को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? डिक्रीज। माइनस ए बी कर दो, क्योंकि वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। .5 का भी वही मामला है कि .6 को फ्रीज कर दो, बाकी सबको भी फ्रीज कर दो। .5 जब राइट साइड में जाएगा, L3 को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? डिक्रीज। तो माइनस ए बी। .6 जो है वो ब्लॉक ए पर है, ब्लॉक ए राइट साइड में जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो 5 को आप फिक्स कर दो, बाकी 6 जो है राइट साइड में जाएगा, तो L3 को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? इंक्रीज। तो प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये ए एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 हो गया बेटा, और ये माइनस ए बी -2ab हो गया बेटा, इज इक्वल टू 0। तो 3a बराबर 2ab हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं टेंशन की। अगर इस रस्सी में टेंशन मान लो कितना है, टी है, तो हर जगह टी रहेगा, यहाँ भी टी रहेगा, ठीक है, यहाँ भी टी रहेगा, यहाँ भी टी रहेगा और यहाँ भी टी रहेगा। यहाँ पे कितना होगा टेंशन? 2t। 2t हो जाएगा। तो ब्लॉक ए पर अगर मैं बात करूं, जो कि कुछ इस तरीके से है, क्योंकि कुछ इस तरीके से है, ये टी हो गया, ये टी हो गया, तो ये 2t हो जाएगा और एक यहाँ से टी हो जाएगा, और ब्लॉक ए पर फोर्स F लग रहा है। अच्छा, पूछा क्या उन्होंने, बोला क्या है उन्होंने कहा है भैया ऐसा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी पे बात करते हैं क्योंकि ब्लॉक बी की बात हो रही है, वो F/xm है, तो x की वैल्यू निकालना। तो मैं ब्लॉक ए की बात ही नहीं कर रहा हूँ, F/xm है, तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी बात करनी ही नहीं। अब ब्लॉक बी की बात करते हैं। ब्लॉक बी पर एक ही पुली है और वो ऐसे है, तो टेंशन टी हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा बेटा? 2t हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा, तो ब्लॉक बी की बात करता हूँ, तो इस पर ब्लॉक बी पर राइट साइड में एक ही फोर्स लग रहा है 2t, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो होता है बेटा, वो मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। इसका मास 4m है और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है? ab है। मुझे ब्लॉक ए पे भी लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। अब ब्लॉक ए को F से मूव कर रहे हैं और ब्लॉक ए पर इधर से एक पुली ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पे टेंशन आपने बता दिया 2t, और इधर एक और रस्सी है t से। तो इसकी बात करें तो ये ए एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका इक्वेशन बनाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? राइट साइड में F और अपोजिट डायरेक्शन में कितना टेंशन हो गया? 3t। अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन 3t हो गया। सारे फोर्सेस का एडिशन क्या होता है? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ब्लॉक ए का मास कितना है? यहाँ पे लिख रखा मैंने 2m, और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना है? a। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 की उधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज, F -2m AA बराबर
3t और 3 को नीचे भेज देता हूँ, f/3 माइनस 2/3 m a बराबर t। इस t की वैल्यू को मैं इधर वाले इक्वेशन में रख देता हूँ, यहाँ वाले इक्वेशन क्या थी, 2t इज इक्वल टू 4m रख देता हूँ भाई, 2t इज इक्वल टू 4m अच्छा 2t की वैल्यू रखूंगा तो ये f/3 माइनस 4/3 m a बराबर 4m ठीक है भाई। अच्छा ए की बात करूं तो यहाँ से हमने देखा कि जो ए आ रहा था, यहाँ से देखूंगा जो ए आएगा वो 2/3 AB आएगा, ए जो आएगा वो 2/3 AB आएगा। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। कोई सी डाउट हो तो पूछो। तो 2f/3 माइनस 4/3m और ए की वैल्यू 2/3 AB आ जाएगा और इधर 4m AB आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से नीचे और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6f माइनस 4 2 8m AB और नीचे आ गया 9 और यहाँ पे 4m AB। अब ये 9 उधर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36m AB हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके 36m AB हो जाएगा। अब उसके बाद ये 8 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 36 और 8 प्लस होकर के 44 हो जाएगा, 6f बराबर 44m AB हो जाएगा। यहाँ से मैं 44 और m को नीचे भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 6f/44 6f क्या है यार 6f/44m बराबर AB। ये आ गया रिलेशन। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब ए बी की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी कि भैया देखो ए बी जो है तुम्हारा वो क्या है, आपका f/xm है, f/xm है, ठीक है, f/xm है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है इक्वेशन में। सर जो आपने ए रखा है वो बी था और जो बी रखा है वो ए था। ओह अच्छा, ए की वैल्यू 2/3 AB, ए की वैल्यू 2/3 AB। कुछ तो मैंने गड़बड़ जो की। आपने वो डायग्राम बनाया वो ही उसमें। अच्छा ओ अरे यार, तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, 1 मिनट सही करते हैं इसको। जो ए है वो बी है, जो बी है वो ए है, तो मैं काम करता हूँ, ए बी निकल गया ना, तो मैं काम करता हूँ ए बी को डाल देता हूँ ए में। ए की वैल्यू क्या बेटा 2/3 AB है ना, तो ए निकाल लेता हूँ मैं, ए बराबर 2/3 AB और ए जो है 2/3 और ए बी की वैल्यू क्या 6f/44m 6f, अरे यार 6f/44m भैया 3 2 6 हो जाएगा और ए बराबर जो हो जाएगा 2 2 4f/44m, तो ए की वैल्यू हो जाएगी f/11m और जो वैल्यू दे रखी थी इन्होंने ए की वो f/xm दे रखी थी, तो f/11m हो जाएगा। ये कैपिटल एम या स्मॉल एम एक ही बात है, यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो हमने इधर का उधर मान लिया, उधर का उधर मान लिया, तो वो जो निकाल रहा था मैं ए बी, उसकी जगह मैं ए निकाल लूंगा जो कि मैंने गलत मान रखा था, तो इसकी वजह से मैंने एक्स की वैल्यू 11 आ गई। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एक हिंट दिया था और बताया भी था कि कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लो, बस 2 से 3 क्वेश्चन है, फटाफट तुम लोग कंप्लीट कर लो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या है भाई, एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है 6 की स्पीड से और 6 सेकंड के बाद वो मूव कर रहा है सेम स्पीड से 6 की, लेकिन 60 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन बता देते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसा है कि हमारे पास जो है शुरू में वो 6 की स्पीड से जा रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद 6 सेकंड के बाद वो ऐसे जा रहा है, 6 की स्पीड से जा रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। तो आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताइए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में बताइए, क्या लिखो? सर 6i कैप। 6i कैप। अब जब फाइनली 6 सेकंड के बाद ऐसे यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, फाइनल बताओ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos 6, वो फिर से बोलो, आई कैप cos 60 की वैल्यू 1/2, तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 30
30 क्यों होगा, 3 होगा ना, सर 3 3 आई कैप और 6 फिर वर्टिकल कंपोनेंट 6 sin 60 6 sin 60 की वैल्यू √3/2 जे कैप, करेक्ट। तो वी फाइनल जो हो जाएगा वो 3 आई कैप और ये सॉल्व करके 3√3 जे कैप हो जाएगा, करेक्ट है क्या बात? यस सर। चलो अब एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है भाई। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपकी 3 आई कैप प्लस 3√3 आई कैप और ये हो जाएगा, तो 3 आई कैप माइनस 6 डायरेक्ट कर दूं, 3√3 पहले, हाँ ये क्या हो जाएगा, -3 आई कैप और प्लस 3√3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं, और टाइम की वैल्यू कितनी बेटा 6 है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, टाइम इंटरवल 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आई कैप हो जाएगा प्लस √3/2 जे कैप हो जाएगा, करेक्ट क्या? यस सर। बस इसका मैग्नीट्यूड बताओ सॉल्व करके जल्दी से। अंडर रूट -1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा। 1/4 प्लस 3/4 1/4 प्लस 3/4 एड अप करके कितना हो जाएगा, 4/4 तो फिर सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 1 बस। प्लस माइनस 1 सर। हाँ ठीक है, वो उतना ज्यादा मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है, 1 आ जाएगा आपका आंसर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। एक सेकंड, चल बहुत अच्छी। तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने बता दिया। सब तो हो जा रहा है, सब क्वेश्चन हो जा रहा है। अब ये बंदर वाला सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 वाला सवाल बहुत अच्छा बोला है उन्होंने कि एक एंड जो है रस्सी का वो एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली आइडियल पुली से पास होकर के एक हुक सी से कनेक्टेड है, जबकि दूसरा एंड फ्री है, और उस रस्सी में मैक्सिमम टेंशन जो जा सकता है वो 360 जा सकता है, इससे ज्यादा टेंशन नहीं जा सकता। तो क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए एक्सेलरेशन की जिससे 60 किलोग्राम का बंदर डाउन द रोप, नीचे रोप पकड़ करके नीचे की तरफ जा सके? ठीक है, 360 है और बंदर का वो है 60 किलोग्राम, ठीक है। क्या है, क्या मामला है भाई? अब देखो, तो एक पुली ऐसे है, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे पुली, और ये एक एंड में खाली है, फ्री है, और दूसरे एंड में ऐसे हुक से जुड़ी हुई। अब यहाँ पे एक बंदर है, ठीक है। अब ये बंदर चढ़ रहा है, उतर रहा है, नीचे की तरफ मोशन होगा, एक्सेलेरेशन नीचे होगा, ठीक है। और इस रस्सी में टेंशन जो जनरेट होगा वो बंदर, रस्सी जो लगाएगी बंदर पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द बॉडी टी लगाए, बंदर का अपना खुद का जो वेट हो जाएगा वो 60, चूंकि बंदर का मास 60 है तो 60 जी हो जाएगा, करेक्ट है क्या बात? यहाँ तक जल्दी तो नहीं हो गया? अच्छा, अब ने बोला टेंशन की जो वैल्यू होनी चाहिए ना बेटा वो लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए 360 से, यही हो सकता है टेंशन 360 के बराबर हो या 360 से कम हो। 360 से ज्यादा जाएगी टेंशन की वैल्यू, रस्सी टूट। अब यहाँ पे सेकंड ऑफ मोशन लगा देते हैं, चूंकि ये नीचे मोशन कर रहा है तो नीचे वाले को बड़ा मान के, पॉजिटिव मान के 60 जी मतलब 600 माइनस टेंशन बराबर मास कितना है इसका 60 इंटू ए हो जाएगा, करेक्ट है बात? यस सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 600, 60a को इधर भेज दिया, -60a इज इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू आ गई 600 माइनस 60a। अब इस टी की वैल्यू को मैं इधर इक्वेशन में रखूंगा, क्या है इक्वेशन? टी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 360, तो लिख दिया मैंने 600 माइनस 60a लेस देन इक्वल्स टू 360। अब इन दोनों टर्म में से मैंने क्या किया, 60 कॉमन लिया, तो 10 माइनस a लेस देन इक्वल्स टू 360 हो गया। अब 60 को उधर भेज दिया मैंने, तो 10 माइनस a लेस देन इक्वल्स टू 360 अपॉन 60 हो गया, कैंसिल कैंसिल, 6 6 36 हो गया, तो 10 माइनस a लेस देन इक्वल्स टू 6 हो गया। 6 को इधर भेजा नेगेटिव, माइनस a को इधर भेजा पॉजिटिव, 10 माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू a, 10 माइनस 6 कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू a। तो a की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, कम से कम 4 हो, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, ग्रेटर देन 4 हो चलेगा, लेकिन मिनिमम जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मैथमेटिकली इक्वेशन जो पूछा था उन्होंने, बस हमने बता दिया मैथमेटिकल सॉल्व करके कि भैया बोला मिनिमम बताओ, मैंने कहा मिनिमम सेफ ये है, देख लो तुम। क्लियर हुई बात? यस यस सर।
अब एक क्वेश्चन बस हमारा बचा रह गया है, कौन सा? 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन इसलिए करा है लेट्स कि अ मैन क्रॉसेस अ रिवर इन अ बोट, ठीक है, एक मैन जो है नदी को पार कर रहा है। अगर वो पार करता है मिनिमम टाइम में, जो कि 10 मिनट लगता है, जब उसका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट उस केस में 120 मीटर होता है। और फिर दोबारा वही सेम चीज की, अगर वो पार करता है शॉर्टेस्ट पाथ पे, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में अगर वो पार करता है तब 12.5 मिनट का टाइम लगता है। तो आपको बताना है, शॉर्टेस्ट बोला है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ बोला है, टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन 12.5 मिनट। तब आपको बताना है कि क्या होगा, विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड स्पीड। बस एक ही चीज बताना है, विड्थ ऑफ द रिवर। ये पार्ट और ये पार्ट क्वेश्चन में नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं दिया, आपको सिर्फ विड्थ ऑफ द रिवर बताना है। अच्छा, एक आदमी जो है पार कर रहा है मिनिमम टाइम 10 मिनट में। अच्छा ठीक है भाई, मिनिमम टाइम 10 मिनट में पार कर रहा है, ठीक है भाई, मिनिमम टाइम 10 मिनट में पार कर रहा है, ठीक है। नदी है, मिनिमम टाइम का फॉर्मूला आया था D/VMR, ठीक है, जब टाइम मिनिमम था VMR था। इस केस में थीटा कितना था बेटा? 90 डिग्री था, करेक्ट। यस सर। तो टी Yes, मिनिमम sir. 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब हो जाएगा 600 सेकंड बराबर D/VMR हो जाएगा। और ड्रिफ्ट जो होता है वो U+VMR cos थीटा इंटू D/VMR होता है, करेक्ट है बात? यस Yes, sir. इसकी Yes, वैल्यू sir. दे रखी है 120 और u प्लस, अब cos थीटा, थीटा इस केस में जब मिनिमम वाली बात हो रही है कितना है? 90 डिग्री है। तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया भाई, VMR cos 90 0 खत्म हो गया। और ये हमारा u इंटू D/VMR कितना है? 600 है, लिख दिया हमने 600, ठीक है। तो एक मिनट, इक्वल्स टू छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से u कितना आ गया? 120/600। सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1/5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई अब क्या कर रहा है, वो शॉर्टेस्ट पाथ ले रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट जीरो नहीं है ना। इसको ड्रिफ्ट जीरो मत समझ लेना कि भैया ड्रिफ्ट इसमें जीरो है, नहीं ऐसा मत समझ लेना, शॉर्टेस्ट पाथ ले रहा है, ठीक है, जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो सकता था वो ले रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि टाइम का जो फॉर्मूला है D/VMR साइन थीटा होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ के केस में, टाइम 12.5 मिनट है। 12.5 मिनट मतलब 12.5 इंटू 60 बराबर D/VMR साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अब आपको निकालनी होगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बोला है ना, आई एम रियली सॉरी, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ड्रिफ्ट जीरो ही है यहाँ पे, मैं वो मिनिमम पाथ सोच रहा था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा दिमाग में हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ बोला है, मिनिमम पाथ नहीं बोला है। तो ध्यान से कि शॉर्टेस्ट पाथ तभी हो सकता है जब ड्रिफ्ट जीरो होगा। अच्छा, D/VMR की वैल्यू हमको पता थी बेटा, D/VMR की वैल्यू हमको पीछे से पता थी कितनी है, 600 है। तो मैंने लिख दिया भाई 12.5 इंटू 60, D/VMR की वैल्यू 600 और नीचे साइन थीटा रह जाएगा, लिख दिया मैंने भैया। 60 टेंजा हो जाएगा, 12.5 का मतलब होता है 25/2 बराबर 10 साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा जो हो जाएगा 20/25 हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। ट्राइंगल बनाऊं तो थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये 4 हो गया, ये हाइपोटेनियस 5 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये बेस कितना हो जाना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब वही शॉर्टेस्ट पाथ का केस लग रहा है, अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ का केस लग रहा है बेटा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ का यानी कि ड्रिफ्ट जीरो का, मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, मिनिमम वो नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ है यानी कि ड्रिफ्ट जीरो वाली कंडीशन आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? -u/VMR होता है। कॉस थीटा का मतलब निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कॉस थीटा इस ट्राइंगल से कितना हो जाएगा बेटा? 3/5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 3/5 रख दूंगा, माइनस यू की वैल्यू 1/5 VMR रख दूंगा। यू की वैल्यू निकल चुकी थी क्या हमारी? हाँ, यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी थी, कितनी थी? 1/5 सी, तो हमने निकाल दी, रख दी यू की वैल्यू 1/5 रख दी, VMR को VMR 5 से 5 कैंसिल हो गया, VMR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1/3। माइनस इसका डायरेक्शन को बता रहा है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो VMR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। अच्छा, एक और रिलेशन हमको पता था पीछे, क्या रिलेशन पता था कि 600 इज इक्वल्स टू D/VMR है, रख देंगे 600 इज इक्वल्स टू D/VMR है,
VMR की वैल्यू हमको पता है कि VMR की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, यानी कि 600 इज इक्वल्स टू 3D हो जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600/3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ, थोड़ा सा सॉल्व करना था ध्यान से, वो ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा हाथ पैर चलाते तो कर सकते थे। ये वो क्वेश्चंस है या तो डिफिकल्ट, जो मैंने बोलता हूँ ना 4 पार्ट होते हैं, तो ये थर्ड कैटेगरी में डाल सकते थे इसको, कि डिफिकल्ट है बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन था कि डिफिकल्ट है लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और गिव इट अ ट्राई करोगे तो निकल जाएगा। VMR भी पूछा उन्होंने, VMR भी निकाल दिया हमने, D भी निकाल दिया। चलो VMR बोला तो नहीं था, लेकिन चलो VMR भी हमने निकाल दिया, ठीक है, और U भी हमने निकाल दिया और D भी हमने निकाल दिया। पूछा उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है D, यानी कि नदी की चौड़ाई पूछा है, ठीक है। नदी की चौड़ाई आपकी 200 मीटर हो जाएगी। साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट का मतलब मैन का मतलब बोट, या तो बोट चलेगी या तो मैन चलेगा, एक ही बात। तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर VMR भी हमने निकाल रखा है, VMR कितना आया था, 1/3 आया था। और फ्लो ऑफ रिवर भी निकाल रखा था, यानी नदी की स्पीड भी हमने 1/5 निकाल रखी। सारी चीजें हमने यहाँ पे निकाल रखा। एंगल पूछ लेता, ये दूसरे पहले केस में तो उसका जो एंगल था वो मिनिमम था, यानी 90 डिग्री पर कोशिश कर रहा था, एक्चुअल में 90 डिग्री पे जा नहीं रहा था। मिनिमम टाइम का मतलब ये है कि वो 90 डिग्री पर कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में वो 90 डिग्री पर जा नहीं रहा। और दूसरे केस में भी हमने एंगल निकाल रखा था, कि यहाँ पे जो दूसरा केस था उसमें हमने देखा कि थीटा हमारा कितना आया है। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे 4, थीटा के सामने 4/3, इसका मतलब ये 53 डिग्री का एंगल है। अगर थीटा के सामने 3 होता तो ये 37 डिग्री का एंगल हो जाता। हमने थीटा, हाँ क्या बेटा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब मिनिमम टाइम था तो उसमें तो थीटा हमको तो सब निकाल लिया हमने, थीटा भी निकाल लिया, यू भी निकाल लिया, VMR भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया, सब निकाल लिया। और कुछ पूछेगा तो सब निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये एक्स भी पूछेगा तो एक्स भी निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। तो एक चीज से पता चलने पर सारी की सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन जो किसी मीन पाथ के चारों ओर या किसी स्पेसिफिक पाथ पर रिपीटेड मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन में थोड़ा सा फर्क है। पीरियोडिक मोशन होता है कि ऐसा मोशन जो एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, ऐसा मोशन जो एक पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, यानी कि घड़ी की सुई एक 60 मिनट के बाद रिपीट करती है, या 12 घंटे के बाद रिपीट करती है, या 60 सेकंड के बाद रिपीट करती है, ठीक है। और किसी टाइप का सिंपल पेंडुलम भी जो है अपना किसी एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। या अर्थ का जो सन के चारों ओर मोशन है वो भी 365 दिन के बाद खुद को रिपीट करता है। किसी एक पीरियड के बाद अगर वो अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन दूसरा होता है। ऑसिलेटरी मोशन कि किसी मीन पोजीशन के अबाउट वो मूव कर रहा है, किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा है। तो जितने भी पीरियोडिक मोशन, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सारे के सारे ऑसिलेटरी नहीं होते। और कोई एग्जांपल भी तुम दे सकते हो पीरियोडिक मोशन का? चांद का भी मोशन पीरियोडिक मोशन है, या कोई भी एक ऐसा आपके उसमें रियल लाइफ एग्जांपल में पीरियोडिक मोशन है? हाँ, सर सैटेलाइट की मोशन। सैटेलाइट्स का मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद जब अपना मोशन को रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एक बड़े बड़े याद आ रहे हैं, और डेली लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो आपके होते हैं। जैसे कि फैन की पंखुड़ी भी एक पीरियड के बाद उसी जगह पे वापस पहुंच जा रही है, उसी पाथ को रिपीट कर रही है, एक टाइम के बाद सेम जगह से होते हुए जा रही है, तो फैन की पंखुड़ी भी पीरियोडिक मोशन कर रही है। ये सारे पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? किसी एक मीन के अबाउट, किसी एक मीन के आगे पीछे घूमता है, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। हाँ, पेंडुलम ऑसिलेटरी, हाँ पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन है। स्प्रिंग को खींच के मैंने छोड़ दिया, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। और जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड निकल रही है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। तो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सारे के सारे ऑसिलेटरी नहीं होते। जैसे सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रही, तो वो किसी एक मीन पाथ के अबाउट नहीं घूम रही, आगे पीछे नहीं घूम रही। उसी तरीके से
अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, तो वो किसी एक रास्ते, किसी एक मीन पाथ, किसी एक मीन, एक लाइन, रेफरेंस लाइन के आगे पीछे नहीं घूम रही, तो वो ऑसिलेटरी नहीं कहलाएगी। तो ये डिफरेंस होता है पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना इनफ करते। मैं चाह तो रहा था, 6 मिनट बचा है, लेकिन आज मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है, तो आई एम गिविंग इट अ रेस्ट टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।